हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AKHD क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर काल के बारे में, जो कि 150 ईस्वी पूर्व से 320 ईस्वी पूर्व तक रहा है। इसके पहले हम लोगों ने मौर्य काल पढ़ चुका है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जो है हमारे चैनल पर जाके लिस्ट बना हुआ है हिस्ट्री के नाम से, वहाँ पे आप लोग क्या है क्रम वाइज देख सकते हैं। तो मौर्य काल भी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग मौर्य उत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, शक वंश, पहलव वंश और कुषाण वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये थ्योरी कंप्लीट होने के बाद हम जो है 25 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और साथ में ही आप लोग क्या है PDF भी फ्री डाउनलोड कर सकते हैं इस पूरे थ्योरी या क्वेश्चन पेपर का। तो चलिए बिना देर के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम मरुत्तर काल के बारे में जान लेते हैं। मरुत्तर काल क्या है? तो 1887 ईस्वी पूर्व से 240 AD तक के काल में भारत की राजनीतिक एकता खंडित रही तथा यह काल मरुत्तर काल के नाम से जानी जाती है। यानी इसके पहले हमने क्या देखा था, मगध का जो राज्य था उसी पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया। एक तरह से अखंड भारत बनाने का काम किया था अशोक ने। तो वही क्या हो गई, अब अलग अलग कि अलग अलग राज्य होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसी को हम मरुत्तर काल कहते हैं। ठीक है, आप लोग मैप में देख सकते हैं कि पूरा जो राज्य है क्या हो रहा है, खंडित होते चले जा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस काल में मगध सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में ब्राह्मण साम्राज्य, जिसमें अगर शुंग, कण्व, सातवाहन एवं वाकाटक का उदय हुआ तथा विदेशी आक्रमण हुए। यानी अगर हम बात करते हैं भारत के विभिन्न हिस्सों में, तो ब्राह्मण साम्राज्य स्थापित हुई और विदेशी आक्रमण भी कुछ हमारे भारत पे हुए। ठीक है, किस काल में? तो मरुत्तर काल की बात हो रही है। इस काल में सशक्त केंद्रीय सत्ता के अभाव में क्षेत्रीय राज्य स्वतंत्र होने लगे, जिसमें कलिंग का राजा खारवेल प्रमुख था। यानी जो राज्य एक में मिले हुए थे, अखंड भारत था, वो क्या धीरे हो रहे अलग हो रहे हैं, क्योंकि एक तरह से जो कंट्रोल करने का काम था वो क्या हो रहा था, वो शक्तिहीन हो गया था, नहीं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो जो छोटे बड़े राज्य थे वो क्या हो लगे, स्वतंत्र होने लगे। आगे बात करते हैं अब देशी शासक और विदेशी शासक में। यानी कुछ तो अपने देश के ही शासक हुए जो अलग होके अपना राज्य छिन्न भिन्न कर लिए, अलग अलग हो गए, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। और कुछ तो विदेशी आक्रमण हुए तो उन्होंने अपना राजा और साथ से अनेक राज्य स्थापित किया। तो उसमें शक वंश, पहलव वंश और कुषाण वंश शामिल थे। तो पहले हम देशी शासक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग विदेशी शासक के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं शुंग वंश से, यानी देशी शासक के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो 1889 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश के शासन की स्थापना की। तो किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 1889 ईस्वी में। बहुत महत्वपूर्ण डेट याद रखिएगा। और 149 ईस्वी पूर्व में मरने के पूर्व 36 वर्ष तक शासन किया। यानी जब तक वो मरा नहीं तब तक उसने क्या किया, शासन किया। 189 ईस्वी में उसने क्या किया था, शासन स्थापित किया था। और 149 ईस्वी तक क्या किया, उसने शासन किया लगभग 36 वर्षों तक। एक तरह से देखेंगे उल्टा चल रहा है, क्योंकि ये क्या है, ईसा पूर्व हम लोग पढ़ रहे हैं। ईसा पूर्व क्या हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, और आप लोग मैप में देख सकते हैं कि जो पीला पार्ट है वही क्या है हमारा है, तो उसी को हम कहते हैं शुंग वंश, जो कि पीला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है मैप में। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का सेनापति था। यानी हम लोग जो मौर्य वंश से पढ़े उसमें हम लोग पढ़ा था कि मौर्य का शासक कौन था, तो बृहदत्त था। और जिसका सेनापति कौन हुआ करता था, तो पुष्यमित्र। ठीक है, और उसने क्या की, तो बृहदत्त की हत्या करके राज्य पे कब्जा कर लिया और अपना क्या किया, शासन स्थापित किया। आगे बात करते हैं। तो कालिदास के मालविका गृहमित्रम में पुष्यमित्र शुंग को कश्यप गोत्र का ब्राह्मण माना जाता है। यानी जो पुष्यमित्र शुंग था कैसा ब्राह्मण था, तो कश्यप गोत्र का ब्राह्मण उसे कहा गया है। आगे बात करते हैं। तो इतिहासकार तारानाथ तथा पाणिनि ने भी इसके ब्राह्मण होने की पुष्टि की है। इन्होंने भी कहा क्या कि वो ब्राह्मण हुआ करता था। कौन? तो जो पुष्यमित्र शुंग था। आगे बात करते हैं। तो पाटलिपुत्र से दूर होने के कारण मगध के एक प्रांत अवंती पर नियंत्रण करने में कठिनाई के कारण पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा को अपने दूसरी राजधानी बनाया। यानी जब कब्जा कर लिया मगध के साम्राज्य पर चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन हुआ करता था बृहदत्त की हत्या करने के बाद, तो अवंती उस समय राजधानी हुआ करती थी। तो उसको क्या की, बहुत दूर पड़ती थी मगध से। तो उसने क्या किया, अपनी राजधानी चेंज करके दूसरी राजधानी बनाई, जिसका नाम क्या था, विदिशा। ठीक है, तो विदिशा किसने बनाई थी, तो पुष्यमित्र ने बनाई थी, ध्यान रखिएगा। और आगे बात करते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने एक सैन्य क्रांति द्वारा सत्ता हथियाने के समय तथा अपने अंतिम दिनों में कुल 2 क्या किए, उसने अश्वमेध यज्ञ किए। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ उन्होंने क्या किया, किसने, तो पुष्यमुख शुंग ने किया। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अश्वमेध घोड़ों को सिंधु नदी के तट पर यवनों द्वारा पकड़ लिया जाने के कारण पुष्यमित्र के नाती
वसुमित्र ने नेतृत्व में शुंग सेना के यूनानियों को परास्त कर दिया। यानी जब अश्वमेध घोड़े छोड़े जाते हैं, क्योंकि यज्ञ जो होता है तो घोड़े उसमें छोड़े जाते हैं, ठीक है, तो घोड़े को कौन पकड़ा, तो यवनों के द्वारा पकड़ लिया गया, जो कि सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे, ठीक है। जाने के कारण क्या हुआ, पुष्यमित्र नाती, जो पुष्यमित्र का नाती हुआ करता, इसका नाम क्या था, वसुमित्र के नेतृत्व में क्या हुआ, शुंग सेना ने यूनानियों को परास्त कर, यानी यूनान क्या हो गए, परास्त हो गए, जिन्होंने क्या किया था, घोड़े को पकड़ा था। घोड़े इसलिए सोया जाता है ताकि अपने आप को शक्तिशाली दिखाया जाता है कि अगर किसी की मतलब शक्ति पावरफुल है हमसे, तो क्या करें, घोड़े को पकड़े, और उन्होंने पकड़ा और उनको हराया भी, क्योंकि एक तरह से पावरफुल हुआ करते थे तभी लोग क्या है, अश्वमेध यज्ञ करते हैं। उसने क्या किया, 2 बार किया था पुष्यमित्र ने। आगे बात करते हैं तो पुष्यमित्र शुंग ने साम्राज्य विस्तार के तहत विदर्भ शासक यज्ञसेन को जीत लिया। यानी सफेद साम्राज्य को विस्तार करने के लिए क्या किया, 2 राज्य पर आक्रमण किया, उसको जीता, किसको, शासन यज्ञसेन को, ठीक है, उसने क्या किया, जीत लिया था। आगे बात करते हैं शुंग वंश में, तो कालिदास के नाटक मालविका गृमित्रम में विदर्भ की राजकुमारी मालविका एवं अग्निमित्र, यानी पुष्यमित्र का पुत्र जो हुआ करता, उसी का नाम क्या था, अग्निमित्र था, कि प्रेम संबंध एवं शुंगों द्वारा विदर्भ की जीत का विवरण दिया गया है। किसमें दिया गया है, कालिदास ने एक नाटक लिखा था, जिसका नाम क्या था, मालविका गृमित्रम। इसमें लिखा गया है क्या, तो राजकुमारी मालविका, यानी मालविका और अग्निमित्र, अग्निमित्र कौन था, तो पुष्यमित्र का पुत्र था, तो इन दोनों के प्रेम संबंध को लिखा गया है, और साथ में विदर्भ की जीत भी लिखी गई, जो कि हमने देखा कि साम्राज्य विस्तार के लिए क्या उसने इसको जीता था। आगे बात करते हैं, बौद्ध साहित्य दिव्यदान में पुष्यमित्र को बौद्धों पर अत्याचार करने वाला बताया गया है, ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग ने भारहूत एवं सांची के स्तूपों का निर्माण कराया था। ध्यान रखिएगा कि पुष्यमित्र ने किसका निर्माण किया, भारहूत एवं सांची स्तूपों का निर्माण उसने किया या करवाया। तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति था, यानी शुंग वंश अब समाप्त होने वाला, जिसका अंतिम शासक कौन था, देवभूति था, और जिसकी हत्या 73 ईस्वी पूर्व में उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने कर दी, तथा इसी के साथ इस वंश का शासन समाप्त हो गया। यानी उसकी कौन ने किया था, तो ब्राह्मण जो मंत्री हुआ करता था, ठीक है, वासुदेव जिसका नाम था, उसने क्या किया, हत्या कर दी। ये भी किसी की हत्या करके शासन स्थापित किया था, जो इसका पुत्र जो पुष्यमित्र था, ठीक है, और ये भी क्या करता है, देवभूति की हत्या करके अपना राज्य क्या करता है, स्थापित करता है, ठीक है। आगे शुंग वंश के बारे में बात करते हैं, तो इस काल में ब्राह्मण धर्म भागवत धर्म के नाम से प्रसिद्ध था। इसी काल में पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका ग्रंथ महाभाष्य लिखी, यानी पतंजलि ने क्या लिखी, पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका ग्रंथ महाभाष्य लिखी थी, ठीक है। और पतंजलि और पाणिनि दोनों अलग अलग क्या है, लेखक हैं, यानी कि विद्वान हम कह सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, तो वैदिक धर्मशास्त्र के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना इसी काल में हुई थी, यानी मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई, तो शुंग वंश के काल में हुई थी, और विदेशा के शिल्पियों ने इसी काल में सांची स्तूप के द्वारों का निर्माण किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है, भाजा के बिहार बोधगया की वेस्टनी तथा विष्णुनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ आदि शुंग कालीन कला के उत्कृष्ट नमूने हैं, यानी जो भी स्तंभ बनाए गए हैं वो क्या है, शुंगकालीन कला के उत्कृष्ट नमूने, यानी एक बेस्ट मतलब बोल सकते हैं कि एक सर्वोच्च क्या है, उसमें नमूने प्रस्तुत किए गए हैं अपनी कलाकारी के, ठीक है। आगे हम अब कन्नव वंश के बारे में बात करेंगे। तो कन्नव वंश क्या है, इस वंश की स्थापना वासुदेव ने की 73 ईस्वी पूर्व में, और जो इसी ने क्या किया था, हमने पीछे क्या देखा कि जो उसका पुत्र था, ठीक है, उसकी इसने क्या की, हत्या कर दी थी, और हत्या करने के बाद उसने क्या किया, वासुदेव ने अपने राज्य की स्थापना की, कन्नव वंश की, ठीक है। आगे इस वंश का शासक मात्र 45 वर्ष रहा, जिसमें 4 शासकों ने राज्य किया, यानी जो कन्नव वंश रहा 45 वर्षों तक रहा, और इस 45 वर्षों में 4 शासक हुए जिन्होंने उस पर राज्य किया कन्नव वंश में। तो इस वंश के तीसरा शासक कौन था, तो नारायण कन्नव एक अयोग्य और निर्बल शासक था। एंड जो तीसरा शासक कौन था, तो नारायण कन्नव था, एक क्या हो गया। दूसरा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है, अयोग्य था और निर्बल था, शक्तिशाली बिल्कुल नहीं था, एक तरह से बेकार शासक बन गया, नहीं उसको कोई भी तरीका नहीं था राज्य चलाने का, ना ही उसके बारे में जानता था, ठीक है। तो ये उस प्रकार शासन हुआ नारायण कन्नव। आगे बात करते हैं, तो कन्नव वंश के ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना में भारी योगदान दिया, यानी कन्नव ने क्या किया, ब्राह्मण धर्म की स्थापना में पूरा योगदान दिया था, ठीक है। यानी ब्राह्मण को एक श्रेष्ठता दी, उसके बारे में बताया, विस्तार किया, ये सारी चीजें कन्नव वंश द्वारा किया गया, क्योंकि वासुदेव एक ब्राह्मण ही था, ठीक है।
आगे बात करते हैं कौंडन्य वंश के बारे में। तो इसके कार्यकाल में मगध साम्राज्य का विस्तार मात्र बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों तक रह गया, यानी विस्तार क्या हो गया, इसी इलाकों में कम हो गया। आप लोग मैप में देख सकते हैं कि जो कौंडन्य वंश है बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ही रह गया था इसका विस्तार, ठीक है। तो मैप में आप देख सकते हैं जो कि ब्राउन कलर का आप लोग को दिख रहा है। और 27 ईस्वी पूर्व में इस वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर उसके सेनापति सिमुक ने इस वंश के शासन का अंत कर दिया। आप लोग देख सकते हैं कि यानी उसके ही राज्य में रहने वाले उसके खास आदमी ही क्या करते हैं, उसकी हत्या करके क्या है, राजा बन जाते हैं। तो ये इस वंश में जो हम लोग देखे थे एक अजातशत्रु था, अजातशत्रु में पितृहंता क्यों कहा जाता है, वो पितृ की हत्या किया था। और यहाँ पे पिता की हत्या नहीं करते हैं, अपने राजा की हत्या करके लोग क्या करते हैं, राजा बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 27 ईस्वी पूर्व में इस वंश में यही हुआ। और जो अंतिम शासक था कौंडन्य वंश का सुशर्मा था, और जिसकी हत्या उसके सेनापति सिमुक ने कर दी, ठीक है। और इस वंश का क्या किया, अंत कर दिया। अब आगे बात करते हैं सातवाहन वंश की, ठीक है। तो दक्कन में महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश के अधिकांश भागों को मिलाकर 27 ईस्वी पूर्व में सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा कि सातवाहन वंश की स्थापना कौन करता है, सिमुक करता है। और अपने जो है राजा को मार के, जो कि सेनापति हुआ करता था, तो उसको मार के अपने राज्य की स्थापना करता है। इसके अब विस्तार की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के आंध्र प्रदेश के अधिकांश भागों में, क्योंकि मैप में आप लोग देख सकते हैं कि एक कुछ हिस्सा था सातवाहन वंश का, ठीक है। आगे बात करते हैं यह राज्य अत्यंत शक्तिशाली था तथा इसे आंध्र भी कहा गया है, यानी शक्तिशाली राज्य हुआ और इसे आंध्र भी कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं इस राज्य की राजधानी प्रतिष्ठान, यानी आधुनिक आंध्र प्रदेश जो है प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है, उसी को क्या प्रतिष्ठान कहा जाता है उस समय में। तो उसकी राजधानी थी किसकी, सातवाहन वंश की। आगे बात करते हैं सातवाहन वंश में, तो इस वंश के संस्थापक सिमुक ने 12 ईस्वी तक राज किया, ठीक है। और गर्मीपुत्र, सतकड़ी, वरिष्ठपुत्र, पुलवामी एवं यज्ञश्री, सतकड़ी आदि इस वंश के प्रमुख क्या है, प्रसिद्ध शासक हुए। यानी ये सब क्या है, शासक है जिन्होंने क्या सातवाहन वंश पे राज्य किया था। और गौतमी सातकड़ी को पश्चिम का स्वामी कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, गौतमी पुत्र सातकड़ी को पश्चिम का क्या कहा गया है, तो स्वामी कहा गया है। देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं, हम बाकी चीज़ें बता सकते, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा पिछले वीडियो में कि ब्राह्मण को प्रस्तावना दी गई, तो इसमें पढ़ना पड़ता पीछे जो है कि इसने ब्राह्मण को जो है एक तरह से इसके जो पिछला शासक हुआ उसने क्या किया, ब्राह्मण को एक तरह से जितने भी मंदिर वगैरह थे उसको बर्बाद करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो वो सारे पिछले यानी कि कौंडन्य वंश के पहले की बात है, तो उसमें किया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे है गौतमी पुत्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, अश्वमेध एवं एक राजसूय यज्ञ कराया, ठीक है। इसमें क्या किया, 2 यज्ञ कराता है, ठीक है, गौतमी ने भी, और एक क्या कराता है, राजसूय यज्ञ भी कराता है। आगे सातवाहन वंश के बारे में है, तो गौतमी पुत्र सातकड़ी ने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष में नासिक में एक गुफा तपस्वियों को प्रदान किया। यानी 18वें वर्ष जब किसने क्या किया, गौतमी पुत्र सातकड़ी ने एक जो गुफा है क्या किया, तपस्वियों को दान कर दिया, ठीक है। और आगे बात करते हैं तो गौतमी पुत्र सातकड़ी ने अपने शासन के 24वें वर्ष ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की। यानी एक प्रथा चला दी कि भूमि को क्या किया जाएगा, भूमि दान किया जाएगा 24वें वर्ष, यानी अपने शासन के। आगे बात करते हैं सातवाहन समाज मातृसत्तात्मक था तथा उसकी भाषा प्रकृति की ओर भी ब्राह्मणी थी। यानी सातवाहन वंश उसमें क्या है, मातृसत्ता यानी माता को एक सर्वश्रेष्ठ दिया जाता है, श्रेष्ठता दी जाती थी और उसके अनुसार कार्य किया जाता था, उसे कहते हैं मातृसत्तात्मक था। और भाषा की बात करते हैं प्रकृति की लिपि कैसी थी, ब्राह्मणी थी। आगे है प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुढ़ाचर इस काल में थे। यानी जो प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हाल एवं गुढ़ाचर क्या थे, सातवाहन वंश में ही थे। आगे सातवाहन वंश के बारे में बात करते हैं तो हाल ने गाथा सप्तशतक एवं गुढ़ाच ने बृहत कथा जैसे ग्रंथों की रचना की। तो ग्रंथ ध्यान रखिएगा किसने रचा था। और सातवाहन शासकों ने सीसा, चांदी, तांबा एवं प्रोटीन के सिक्के भी चलाए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और काले का चैत्य, अजंता एलोरा गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास, कला के क्षेत्र में सातवाहनों के उल्लेखनीय योगदान है। यानी इन सब के विकास की अगर बात करें तो सातवाहनों ने क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसके निर्माण में, जैसे कि काले चैत्य का, अजंता एलोरा की गुफाओं का और अमरावती कला का। तो इन सब में क्या योगदान रहा सातवाहनों का, ठीक है। आगे बात करते हैं तो गौतमी पुत्र सातकड़ी की माता गौतमी वल्लीर श्री नासिक अभिलेख में यह उल्लेखित है कि उसके पुत्र के घोड़े
3 समुद्रों का पानी पीते थे। यानी ये उल्लेख किया गया है नासिक के अभिलेख में कि उनके जो घोड़े हुए क्या है 3 समुद्रों का पानी पीते थे। तो ये ध्यान रखिए किस अभिलेख में लिखा गया है, तो नासिक अभिलेख में। ठीक है, आगे हम शक वंश के बारे में बात करेंगे। यानी यहाँ से विदेशी शासक स्टार्ट होते हैं। यानी इसके पहले हम लोगों ने देशी शासक देखा, अब यहाँ से क्या है विदेशी शासक जो कि आक्रमण करके अपने राज्य क्या है स्थापित किए थे। इसमें पहला हमारा है शक वंश। और शक वंश की बात करते हैं। शक मूलतः सिरदया के उत्तर में निवास करने वाले एक खानाबदोश तथा बर्बर जाति थी और उन्होंने लगभग 165 ईस्वी में भारत में प्रवेश किया। यानी भारत में प्रवेश कब किया था, तो 165 ईस्वी पूर्व में भारत में प्रवेश किया था। और जो कि मूलतः कहाँ के थे, तो सिरदया के उत्तर में निवास करने वाले। ठीक है, एक खानाबदोश तथा बर्बर जाति थी। खानाबदोश मतलब कि एक तरह से मतलब किसी काम का ना होना। ठीक है, उसको खानाबदोश कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो शकों की कुल 5 शाखाएं थी। पहली शाखा अफगानिस्तान, दूसरी शाखा पंजाब और तीसरी शाखा मथुरा, चौथी शाखा पश्चिम भारत एवं 5वीं शाखा उत्तर दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित हुई थी। शाखाओं देखिए कहाँ पे कौन सी शाखा थी। आगे है रुद्रदामन। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था और इसने सुदर्शन झील का जोरदार करवाया था। इधर ये सुदर्शन झील बहुत ज़्यादा पूछता है, तो रुद्रदामन ने क्या किया था, इसका जोरदार करवाया था तथा संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख गिरनाट अभिलेख बनवाया था। इन जो संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख है वो कौन सा है, तो गिरनाट, ये भी ध्यान रखिएगा। और किसने बनवाया था, तो रुद्रदामन ने बनवाया था। आगे पहला वंश के बारे में बात करते हैं। तो पहला, या उसे हम परकियन भी कह सकते हैं, मुख्यतः सिस्तान तथा आर्कोसिया के निवासी थे। कहाँ के थे, सिस्तान तथा आर्कोसिया के निवासी थे। और इस वंश का वास्तविक संस्थापक मिथेडेटस प्रथम था। स्थापना किसने की थी, वास्तविक की बात करें तो मिथेडेटस प्रथम था। ठीक है, और भारत में इस वंश का पहला शासक माउस था। यानी माउस पहला शासक था पहला वंश का। और गोंडो फर्निज इसका सबसे महान शासक था। यानी गोंडो और फर्निज जो शासक ऐसे जो क्या है बहुत ही महान शासक कहलाए और जिसका उल्लेख क्या है, तथ्य वही अभिलेख में मिलता है। तो ये भी अभिलेख है तथ्य वही, जिसमें ये उल्लेख मिलता है तो गोंडो और फर्निज क्या है इस वंश के सबसे महान शासक हुए। आगे हम कुषाण वंश के बारे में बात कर लेते हैं। तो पल्लव के बाद कुषाण भारत आए जो यूची कबीले से संबंधित थे। कौन से कबीले, यूची कबीले से संबंधित थे। और कुजुल कंडफिसिस ने 15वीं ईस्वी में कुषाण वंश की स्थापना की थी। किसने की थी, कुजुल कंडफिसिस ने 15वीं ईस्वी में कुषाण वंश की स्थापना की। और उसका उत्तराधिकारी कौन था, तो भीमकड़िफिसेस था। उत्तराधिकारी कौन था, भीमकड़िफिसेस। आगे बात करते हैं। तो यह शिव मत का अनुयायी था और इसके सिक्के पर शिव नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां बनी हुई थी। आगे बात करते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के भीमकड़िफिसेस द्वारा ही चलाए गए थे। यानी सोने के सिक्के किसने चलाए थे भारत में सर्वप्रथम, तो भीमकड़िफिसेस भी सबसे पहले चलवाया था सोने के सिक्के। आगे बात करते हैं। तो कनिष्क ने 78 ईस्वी पूर्व क्या है सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यानी जब ये स्थापना करता है अपने शासन के, जब राजा बनता है तो कब समय कितना था, तो 78 था, नहीं 78 ईस्वी पूर्व की बात हो रही है। और ये क्या है सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है कुषाण वंश का। और इसकी राजधानी क्या थी, पुरुषपुर, बात करते हैं पेशावर जो इसमें वर्तमान में है। ठीक है, और इसने शक संवत चलाया था। शक संवत जो कि डेट के बाद लगते हैं, तो ये किसने चलाया था, तो कनिष्क ने चलाया था। आगे बात करते हैं। तो बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के काल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और हम लोगों ने जब वैदिक काल पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने देख लिखा था कि जितने भी बौद्ध संगीतियाँ हुई हमने एक लाइन से देखा था उसको। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा जाकर आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो वैदिक काल हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसमें बताया गया कौन सी संगीति कब आयोजित हुई थी। और PDF भी क्या है आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग अगर पहली बार विजिट किया हमारे चैनल पर तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। गंधा तथा मथुरा शैली का विकास कनिष्क के काल में हुआ था। यानी जो गंधा तथा मथुरा शैली थी उसका विकास कब हुआ, तो कनिष्क के काल में हुआ था। और वासुदेव इस वंश का अंतिम शासक था। यानी कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वासुदेव था। आगे अब हम मौर्योत्तर काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। और ये ध्यान रखिए कि जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं इससे बाहर यानी जो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। ये बिल्कुल छाटा हुआ बुक से निकाला गया एक एक पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं पेपर के जैसे, उसको क्या है बताया गया है, लिखा गया है। आप लोग से अच्छे पढ़ सकते हैं, PDF आप लोग को मिल जाएगी।
एग्जाम में जाने से पहले आप लोग इसको जरूर पढ़ के जाएं। अब यहाँ से हम एमसीक्यू भी क्वेश्चन देखेंगे और इसको आप लोग जरूर देखें बिना स्किप किए हुए, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 70 ईस्वी पूर्व हुआ था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, हमने जस्ट पढ़ा इसके पहले, ठीक है। तो आप लोग अगर कमेंट में क्या है बताते हुए चल सकते हैं ना, आंसर तो हम बताएंगे। चलिए देखते हैं आंसर इसका। तो क्या हो जाएगा, शक संवत का प्रारंभ कनिष्क के शासनकाल में 70 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था, जो कि हमने देखा था। आगे है, चरक किसके राज चिकित्सक थे। ये क्वेश्चन आ गया जो कि मौर्य काल से संबंधित है, फिर भी आप लोग उसको पढ़ चुके हैं तो बता सकते हैं। तो किसके थे, चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे और इन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। इन्होंने औषधि शास्त्र पर चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। चरक संहिता को भारतीय चिकित्सा का जनक भी माना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक भी आप लोग एक क्वेश्चन से कुछ अलग भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो कि इसलिए क्या है यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया गया है उसको, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। तो आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, म्यूसर्मक, खारवेल, अजातशत्रु और बिंदुसार। तो कौन हो जाएगा हमारा सही जवाब, क्या हो जाएगा, खारवेल। यानी प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था और खारवेल चेदी वंश का शासक था। यह जैन धर्म का संरक्षक था और हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि उड़ीसा में है की खुदाई राजा खारवेल ने ही कराई थी। आगे बात करते हैं, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है सिमुक सातकड़ी, गौतमी पुत्र सातकड़ी और वशिष्ठ पुत्र शिपु लमावी। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, सिमुक ने कराया था। नहीं, सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। आगे 5 नंबर, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 1850 ईस्वी पूर्व में की थी। ऑप्शन आपके सामने हैं, अग्निमित्र का, वसुमित्र का, पुष्यमित्र शुंग का और बाघभट्ट का। तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या है की थी, किसकी स्थापना, तो शुंग वंश की। आगे बात करते हैं, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है गंधार, नागर, वेसरा और शिखर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, गंधार, ठीक है। गंधार कला शैली भारतीय और यूनानी कला शैली का सम्मिश्रण है और यह सबसे पहले कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में विकसित हुआ तथा मथुरा कला शैली का विकास भी कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ये भी हमने देखा था। आगे है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा है। तो चैत है, बैसाख, माघ, कार्तिक। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, चैत हो जाएगा। शक पंचांग का प्रथम महीना चैत होता है और इसके बाद क्रम से बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ व फागुन महीने आते हैं, जो कि बिल्कुल भी बच्चों को याद नहीं होते हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, 12 महीने याद होते हैं, जनवरी फरवरी, लेकिन ये याद नहीं होते, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और किसके बाद क्या होता है, तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, तो चैत से होता है। आगे बात करते हैं, तो 8वां नंबर, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ग मुद्रा सोने की मोहरें चलाई थी। मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने, ग्रीकवासियों ने, शुंगरों ने। तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, कुषाण शासकों ने। आगे है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसके आरंभ कराया। तो आपके ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन, फरहान। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, कनिष्क ने किया था ये। आगे बात करते हैं 10 नंबर, कन्नौ वंश का संस्थापक कौन था। देवभूति, वसुदेव, सुशर्मा, भूमिपुत्र। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, वासुदेव। यानी शुंग वंश का आद्य शासक कौन था, देवभूति, और इसकी हत्या 73 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी और मगध की गद्दी पर कन्नौ वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो एक तरह से दो आंसर आप लोग को मिल रहा है, एक टॉपिक कहीं क्लियर हो रहा है, जो पीछे आप लोग भूल गए होंगे तो एक क्या है, रिवीजन भी होते जा रहा है फिर से, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नई विजिट हुई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, ताकि ऐसी जो है वीडियो की नोटिफिकेशन है सब आपको मिलती रहे। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी। चरक, अशोगोध, नागार्जुन, वसुमित्र। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, अशोघोष ने की थी। यानी बुद्ध चरित्र की रचना अशोघोष ने की। बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा जाता है और अशोघोष कनिष्क के राजकवि भी थे। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल गई, आपको याद कर सकते हैं आप। आगे है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कड़फिसेस द्वितीय, सॉरी पहला था कड़फिसेस प्रथम
और दूसरा द्वितीय कनिष्क विमकंडिफिसस। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विमकंडिफिसस ने क्या है सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी की। आगे बात करते हैं, सातवाहनों ने स्थानीय अधिकारियों के रूप में किसके अधीन काम किया? ऑप्शन आपके सामने है, चोलों के अधीन, नंदों के अधीन, चेरों के अधीन और मौर्यों के अधीन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मौर्यों के अधीन। आगे है, चरक संहिता के लेखक कौन है? मनु, वराहमिहिर, कनिष्क, चरक। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? चरक। आगे 50 नंबर देखते हैं, तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन के सामने है, कुजुलुल कंडिफिसस, कंडिफिसस द्वितीय, कनिष्क, विमकंडिफिसस। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कनिष्क था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कंडिफिसस था और कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध और प्रतापी राजा कनिष्क था और इसकी राजधानी पुरुषपुर वर्तमान पेशावर थी। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो जूनागढ़, हमीठा, नागेश और नानागढ़। सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, यानी कि हाथी गुम्फा। आगे बात करते हैं, विक्रम संवत की शुरुआत किस वर्ष में की गई? तो 58 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी, 78 ईसा पूर्व। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि 78 ईसा पूर्व क्या है? विक्रम संवत की शुरुआत की गई तथा शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी पूर्व की गई थी। ठीक है, विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व की गई थी और शक संवत कब की गई थी? 78 ईस्वी पूर्व। दो आंसर आपको मिल रहे हैं। ठीक है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? वसुमित्र, अश्वघोष, कनिष्क, नागार्जुन। तो सही जवाब हो जाएगा नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। 19 नंबर है, सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु से मिलते हैं? सोने के, पीतल के, शीशे के, जीतल के। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शीशे के मिलते हैं। सातवाहनों की अधिकतर सिक्के शीशे से मिलते हैं। इसके अलावा सातवाहनों शासकों ने चांदी, तांबे, प्लेटिन और कांसे की मुद्राओं का भी प्रचलन किया। आगे 20 नंबर, किस संग्रहालय में कुशालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? आपके सामने आपके ऑप्शन है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, मथुरा संग्रहालय में। आगे बात करते हैं, 21 सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो सिमुक, गौतमीपुत्र सातकड़ी, हाल, सातकड़ी प्रथम। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, यानी गौतमीपुत्र सातकड़ी सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। आगे बात करते हैं, 22 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी शक संवत। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत के नाम से जाना जाता है और भारतीय संविधान ने इसे 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया था। तो एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी आपको। 23 नंबर है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, पानियन, सी हुंगसांग-टी, हो टी, पेन चाओ। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पेन चाओ ने। आगे बात करते हैं 24 नंबर, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है पुरुषपुर, सारनाथ, इलाहाबाद, बनारस। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर वर्तमान पेशावर पाकिस्तान थी और मथुरा कनिष्क की दूसरी राजधानी थी। आगे है 25, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन है ए, लुकमान, मनु, चरक, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। कनिष्क के राजवैद्य थे। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? कदम, चेदी, हर्यक और कलिंग। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी चेदी वंश के क्या है? कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि ये मौर्योत्तर काल से संबंधित हम कुछ अधिक क्वेश्चन लेके, जैसे कि 100 या 50 प्लस, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो उससे संबंधित क्या है, यानी उससे सारे क्वेश्चन हम एक साथ लेके आएंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आया गया जो कि किसी न किसी परीक्षा में बार बार पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चाहते हैं बहुत सारे क्वेश्चन तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में क्या है जरूर बताना, जरूर बोलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं तीसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।